हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं कमेश कुमार और आप लोगों को स्वागत करता हूं सर्च टॉपर्स की इस परिवार में। और आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का सेशन चल रहा है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी में हम लोगों ने एक लेक्चर कर लिया था जिसमें हम लोगों ने पोषण के प्रकार, जितने भी प्रकार के पोषण होते हैं, स्वपोषण, परपोषण, प्रपोषण में जितने प्रकार थे हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ देख लिया था। और आज उसी लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा था कि क्लोरीन की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी ज़्यादा आवश्यक होता है, इसको हम लोगों ने सिद्ध कर लिया था। आज एक क्वेश्चन बच गया था कि प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा आवश्यक होता है, तो आज हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बुआ? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम का दूसरा लेक्चर। ठीक है, क्लास सेकंड करेंगे और इसमें हम लोग एक क्वेश्चन जो पीछे बच गया था उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे जंतुओं में पोषण के बारे में, और बहुत ही मज़े के साथ पढ़ेंगे। एक बार आप सिर्फ क्लास करके देखो, फिर पता चलेगा कि बायोलॉजी का कितना इंटरेस्टिंग क्लास होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग, जैसा कि पहला सवाल हम लोग का छूट गया था, ये सवाल हम लोग अभी करते हैं। सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का होना कितना ज़रूरी है, इसे साबित करना है। ठीक है, अब इसे साबित करने के लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया होती है वहाँ पर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड को गायब करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गायब करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो पाती है कि नहीं। यदि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो हम लोग ये तय करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बोतल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक पत्ती बना लेते हैं। आपको जब क्या इमरजेंसी का आवाज़ आ रहा है? चलिए, हम लोग ये जानेंगे। आपको जिस तरह की, अगर इस तरह की क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है भाई साहब, तो आपको क्या करना है कि साइड में एक तस्वीर बना लेना है। और ये तस्वीर हम लोग कैसे बनाएंगे? एक हम लोग क्या करेंगे कि एक पौधा बनाएंगे। ठीक है, हम लोग एक पौधा बनाएंगे। ठीक है, ये हमने बना दिया एक पौधा। ठीक है बुआ, हमने एक बना दिया पौधा है। लीजिए, ये एक पत्ती इधर, सॉरी, ये हमने क्या किया, एक पौधा बना लिया। ठीक है बुआ, समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये एक पौधा बना लिया हमने। ठीक है, ये एक पौधा बना लिया और इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक बोतल लेना है हम लोगों को। ठीक है, हमें एक लेना है बोतल। तो हमने ये ले लिया एक बोतल। ठीक है, ये हमने ले लिया एक बोतल, और बोतल में हमने इस तरह से बोतल ले लिया। ठीक है, ये ले लिया बोतल, और बोतल को एक बीचों बीच काटना है। बोतल का जो कॉर्क होता है ना, जो रबर वाला हिस्सा होता है, उसको बीचों बीच काटना है। और बीचों बीच क्या करना है, हमें जो पत्ती है, पौधों में जो एक पत्ती लगा हुआ है, उस पत्ती को आधा हमें बोतल के अंदर में रखना है। और एक बात ध्यान रहे, बोतल में हमें चाहिए क्या? कास्टिक पोटास। बोतल में क्या चाहिए हमें? कास्टिक पोटास चाहिए। कास्टिक पोटास को ही हम लोग कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कास्टिक पोटास का काम क्या होता है भाई साहब? कास्टिक पोटास का काम होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छी तरह से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा तो इसका मतलब है कि जब हमने बोतल में पत्ती को रख दिया, आधा हिस्सा को बोतल के अंदर रखना है, आधा हिस्सा को बाहर रखना है। बोतल के अंदर में कास्टिक पोटास भी लेना है। ठीक है,
उसके बाद इस पूरे सिस्टम को, ये पूरे जो हमने बनाया इस पूरे सिस्टम को धूप में रखना है। धूप में रखेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर इसे धूप में छोड़ देंगे। थोड़ी देर धूप में छोड़ने के बाद हमें क्या करना है कि इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है, इसे जानने के लिए पत्ती को तोड़ करके उसमें हम लोग ये जांच करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे कि पत्ती में मंड बना है कि नहीं बना है। तो इसे जांचने के लिए हम क्या करेंगे, पत्ती को तोड़ लेंगे और पत्ती को गर्म पानी में उबाल लेंगे। गर्म पानी में उबालेंगे, थोड़ी सा अल्कोहल डाल करके फिर उसे उबालेंगे, स्पिरिट डाल करके। और जब पत्ती को जब हम लोग डिश पर रख करके उस पर नमक डालेंगे भाई साहब, तो जब नमक डालेंगे तो जो आपका पत्ती बोतल से बाहर था तो उस पर अगर नमक डालेंगे तो आप देखिएगा कि जो बोतल से बाहर था उस पर नीला गाढ़ा हो गया है। अर्थात ये है कि नमक डालने से उसमें मंड पता चल रहा है, अर्थात मंड का निर्माण हुआ है। किंतु जो पत्ती बोतल के अंदर में था उसमें नमक डाले हैं तो उसमें नीला गाढ़ा नहीं हो पाया, उसमें हल्का पीला या सफ़ेद रंग का हो गया है। इससे ये पता चलता है कि अंदर वाला बोतल के अंदर में जो पत्ती का हिस्सा था उसमें मंड बना ही नहीं, अर्थात ग्लूकोज बना ही नहीं। और ग्लूकोज नहीं बना है इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ, मतलब वहाँ पे हुई ही नहीं है। समझ रहे ना? तो इस बात से साफ साफ जाहिर हो जाता है कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, ये बात हमने बता दिया और इतना ही काम आपको एग्ज़ाम में लिख करके आ जाना। ये 5 नंबर का सवाल पूछता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और वैसे देखिए आपका जो रिटन फॉर्म में है वो भी मैंने दे दिया है। आप क्या लिखेंगे, पॉइंट डाल डाल के लिखेंगे कि एक चौड़ी मुंह वाली अच्छा ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का होना अति आवश्यक होता है। इसे साबित करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों के द्वारा इसे साबित कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, इसे साबित करने के लिए हम एक चौड़ी मुँह वाली बोतल का एक बोतल लेंगे और इसके कॉर्क को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इसमें मंद रहित पौधों की आधी पत्ती को आधा दबा देंगे, आधा बाहर रखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है भाई साहब इसी को कहा जाता है कास्टिक पोटास। क्या कहा जाता है, कास्टिक पोटास कहा जाता है। बोतल के अंदर में इसे डालेंगे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, पौधों को सूरज की रोशनी में रख दें। कुछ समय बाद प्रकाश संश्लेषण की स्थिति का पता करने के लिए पत्ती का मंद परीक्षण करेंगे। मंद परीक्षण का मतलब ये होता है कि उसमें ग्लूकोज बना है या नहीं बना है। ठीक है, इस प्रयोग से पता चलता है कि बोतल के अंदर रखी पत्ती के हिस्से पर मंद नहीं बना है। बोतल के अंदर रखी पत्ती के हिस्से में मंद नहीं बना है। समझ रहे हैं ना, मंद नहीं बना है इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया नहीं हुई है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इस प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बोतल में पत्ती के उस हिस्से को केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली। कौन हिस्से को, जो हिस्सा बोतल के अंदर में था। बोतल के अंदर में जो हिस्सा था, बोतल में कास्टिक पोटास रखा हुआ था। कास्टिक पोटास क्या किया, बोतल के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रखा हुआ था उसको सोख लिया था। ठीक है, जिसके वजह से उस पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। क्योंकि कास्टिक पोटास कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। अब होता क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और प्लस जो जल होता है, इस दोनों को क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में अर्थात ऊर्जा, प्रकाश की जो ऊर्जा मिलती है इसकी वजह से बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है, C6H12O6। यही तो होता है भाई साहब ग्लूकोज। समझ रहे हैं ना, और ये ग्लूकोज बना ही नहीं। कहाँ नहीं बना, जो पत्ती बोतल के अंदर में रखा हुआ था। साबित हो गया। ठीक है, और अच्छे से उम्मीद करता हूँ कैसे समझ में आ गया होगा और इतना ही चीज़ को आप एग्जाम में लिख करके आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्रकाशित अभिक्रिया क्या होता है और अप्रकाशित अभिक्रिया क्या होता है। थोड़ा सा इसे भी हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इसे भी साबित करने के लिए हम क्या करते हैं भाई साहब, हमने फिर से एक पौधा बनाया। ठीक है, क्या किया हमने, फिर से एक पौधा बनाया। देखिए अभी आप लोग हंसते खेलते बहुत अच्छा से समझ जाएंगे। ठीक है, ये हमने बना दिया पौधा, ये हमने बना दिया पौधा। ठीक है बउआ, ओके, ये हमने बना दिया पौधा।
और आपको मालूम है कि पौधों के अंदर में दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं। एक क्या होता है आपका जाइलम उत्तक, क्या होता है बउआ, एक होता है जाइलम उत्तक, ठीक है, ये होता है आपका जाइलम उत्तक, और एक होता है आपका फ्लोएम उत्तक, क्या होता है, फ्लोएम उत्तक होता है, ठीक है। चलिए, जाइलम उत्तक का काम क्या होता है भाई साहब, जो जमीन के अंदर में जो खनिज लवण है या फिर जो जल है, क्या होता है, जमीन के अंदर में जल होता है, नमी होता है, ठीक है। जाइलम उत्तक क्या करता है, इस नमी को, खनिज लवण को अवशोषित करता है और ये परिवहन के माध्यम से ये पहुंचाता है कहाँ, पत्तियों में। कहाँ पहुंचाता है जल को, पत्तियों में पहुंचाता है, ठीक है। कहाँ पहुंचाता है भाई साहब, पत्तियों में पहुंचाता है। अब ये पत्तियों में जल तो पहुंच गया और इसे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, तो इसे चाहिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों चाहिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन के सहारे ही ये बनाएगा ग्लूकोज। क्या बनाएगा, ग्लूकोज। अब तो पत्तियों में तो है जल, तो अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो जो प्रकाश मिलता है, क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, समझ रहे हैं ना। या फिर हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे हमने बना दिया सन। अब ये जो सूर्य की प्रकाश पड़ रहा है पत्तियों के ऊपर, ये जो प्रकाश पड़ रहा है, इस प्रकाश की वजह से इसमें ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा होती है। अब इस ऊर्जा की वजह से ये जल जो है बुआ, ये टूटता है। ये जल क्या होता है, टूटता है। किस में टूटता है, H2 + O2। ये जल किस में टूटेगा, H2 + O2, ठीक है, H2 + O2। ये जल किस में टूटेगा, H2 + O2, ठीक है। अब ऊर्जा का मेन काम होता है जल को तोड़ना। जल को तोड़ करके क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया। और ये जो ऑक्सीजन आया, इस ऑक्सीजन को ये पौधा जो है स्टोमाटा के द्वारा बाहर पर्यावरण में छोड़ देता है, जिसको हम लोग सांस के तौर पे लेते हैं। और ये जो हाइड्रोजन जो बन गया, ये हाइड्रोजन का काम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के और कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, समझ रहे। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में जल जो टूटा, जल टूटने की जो अभिक्रिया हुई, इसी को कहा गया प्रकाशित अभिक्रिया। सिंपल सी बात है, प्रकाश की उपस्थिति में जल टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गया, इसी अभिक्रिया को कहा गया क्या, प्रकाशित अभिक्रिया। तो आपको क्या लगता है कि अब जो यहाँ पर जल टूट के हाइड्रोजन बना, ऑक्सीजन बना, तो क्या धूप में रहेगा तभी मतलब ग्लूकोज बनेगा, नहीं। धूप में रहने का मेन काम होता है जल को तोड़ने का। अब अगर इस पौधे वाला गमले को अगर आप अंधकार में भी रख देंगे ना, तब भी इसमें भोजन बनेगा, तब भी ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि प्रकाश का मेनली काम होता है जल को तोड़ना। अब जल टूट चुका है, अब अंधेरा में भी ग्लूकोज बनेगा। अब अंधेरा में जो ग्लूकोज बनेगा उसको हम लोग कहेंगे अप्रकाशित अभिक्रिया। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आप ही देखेंगे प्रकाशित अभिक्रिया में होने वाली घटनाएं। वही बात जो मैंने बताया है, अब देख लेते क्या है। प्रकाश क्लोरोफिल से टकराता है और इलेक्ट्रॉनों को ऊंची ऊर्जा अवस्था में उत्तेजित करता है। जल टूटकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन में बंट जाता है। ऊर्जा ATP और NADPH में बदल जाती है। प्रकाशित अभिक्रिया में बने NADPH और ATP का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने में किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो देखेंगे अभी, अब आपका जो भी था प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी सवाल था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका अगला जो सवाल है, जो टॉपिक है आपका जंतुओं में पोषण। हम लोगों ने पौधों में पोषण देख लिया, अब हम लोग देखेंगे जंतुओं में पोषण। क्या जानेंगे बुआ, जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण कहने का मतलब हम इंसान हो गए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, समझ रहे ना, इसमें हम लोग पोषण देखेंगे। तो पहला ही आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको ग्रीन टाइप का दिख रहा है, ये आपका भाई पैरामीशियम। क्या है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम। जो कैसा जीव है भाई साहब, एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अब इसकी जो संरचना होती है ये एक चप्पल के जैसा होता है। कैसा होता है, इसकी संरचना होता है चप्पल के जैसा, वो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। कैसा होता है, चप्पल के जैसा होता है, ठीक है। थोड़ा चप्पल में ठीक से लिख दूं, अबे आ जाओ। चप्पल के जैसा होता है, ठीक है।
आप लोगों ने अमीबा में देखा था कि भोजन जो है वो कूटपाद के माध्यम से करता था, ठीक है। ये भाई साहब भोजन कहाँ से करेगा? अमीबा में आपने देखा था कि भोजन वो अंग शरीर के किसी भी अंग से कर लेता था और अपशिष्ट पदार्थ को किसी भी अंग से बाहर निकाल देता था। हम इंसानों में क्या है कि भोजन करने के लिए एक मुंह है, एक स्पेसिफिक खास अंग है ना बुआ, कहीं से थोड़ी भोजन कर सकते हैं, मुंह से भोजन करते हैं। गंदे निकालने के लिए खास अंग बना हुआ है, ठीक है ना, गंदगी निकालने के लिए। लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं था भाई, कहीं से भी खा लेता है, कहीं निकाल देता है, समझ रहे हैं, क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिका, बहुकोशिकीय जीव में बहुते कोशिका होता है, तो बहुते कोशिका मिलकर अलग अलग अंग ना बनाता है। एक कोशिकीय जीव में क्यों कोशिका होता है? अंग कैसे बनेगा? अंग बनता है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक कोश से मिलने से अंग बनता है। एक क्यों कोशिका उत्तक बनवे नहीं करेगा तो अंग कहाँ से बनेगा भाई, समझ रहे ना। इसलिए उसका कोई खास अंग नहीं होता है, कहीं से खाया कहीं से निकाल दिया। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव ही होता है, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें जो होता है एक भोजन ग्रहण करने का एक खास अंग होता है जिसको कहा जाता है कोशिका मुख। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, जहाँ से ये जो आप छोटे छोटे जो दानेदार चीज़ देख रहे हैं, थोड़ा सा जो तारनुमा देख रहे हैं, पतली पतली, समझ रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं जो इस तरह से बना हुआ, इस तरह से, इसको कहा जाता है सिलिया। क्या कहा जाता है बुआ, ध्यान में रखेंगे। पहले नंबर ये जो संरचना है ये किसकी, ये कौन सी जीव है? ये है पैरामीशियम। कौन सी जीव है बुआ? पैरामीशियम, ठीक है। और ये जो आप दिख रहे हैं, ये जो आपको ऐसा संरचना दिख रहा है, इसको कहा जाता है सिलिया। क्या कहा जाता है बुआ? इसको सिलिया कहा जाता है। और इसी के वजह से, इसी सिलिया के वजह से इसमें गति होता है। इसी के वजह से क्या होता है, पैरामीशियम में गति पाया जाता है, समझ रहे हैं ना। ध्यान, ये बात ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ यहीं पे लिख देता हूँ। सिलिया के कारण इसमें गति होता है, इसमें गति होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जहाँ पे भोजन होता है ना, वहाँ पे ये सिलिया की वजह से पैरामीशियम में गति होता है। जैसे यहाँ पे है भोजन, तो ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, देख रहे हैं ये भोजन है, अब इसके पास जाएगा। और ये जो कोशिका मुख है, इसको कहा जाता है, जहाँ पर देख रहे हैं आप दानेदार जो संरचना है, मतलब इस तरह की, ये कुछ जगहों पर नहीं है। ये देख रहे हैं पूरा है, पूरा है, पूरा है, पूरा है, कुछ जगहों पर नहीं है, इस जगहों पे नहीं है। इसको कहा जाता है कोशिका मुख। क्या कहा जाता है बुआ? कोशिका मुख। क्या कहा जाता है? कोशिका मुख। इसी के माध्यम से ये भोजन ग्रहण करता है। किसके माध्यम से? कोशिका मुख के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। इतना बात ध्यान में रखेंगे। अमीबा के जैसा नहीं कि किसी भी अंग से ये ग्रहण कर लेगा, ठीक है। अब इसको अंदर ग्रहण करेगा, उसके बाद ये जो आपको आ गया, जो इसका भोजन है, अब भोजन को क्या करेगा, इसी में रसधानी में ये पचाएगा। उसके बाद इसका जो भी इसमें पोषक तत्व होगा, इसका ये प्रयोग कर लेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये जानते हैं कि ये हमने देख लिया। अब हम लोग जानेंगे जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फॉर द पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुआ, मनुष्य का पाचन तंत्र। अब आपको दिख रहा होगा कुछ फिगर, आपको दिख रहा है, फिगर दिख रहा है। पाचन तंत्र क्या होता है? तो पाचन तंत्र मुंह से लेकर के और उसके बाद आइसोफोगस जो ग्रस नली होता है, स्टोमक होता है, ये देख रहे हैं आप, ये आइसोफोगस हो गया। और यहाँ से लेकर के उसके बाद ये हमारा हो गया स्टोमक। ये क्या है बउआ? ये स्टोमक होता है, जिसको हम लोग अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। और यहीं से ये दिख रहा है ना छोटी अमाशय, अमाशय के बगल से ये जो आपका निकल रहा है, ये छोटी आंत, ये जो पार्ट उजला वाला पार्ट दिख रहा है, ये इस तरह का, ये छोटी आंत है जो आपको इधर से दिख रहा होगा। ये पूरा कौन सा आंत है? ये है छोटी आंत। और ये जो आपको दिख रहा है जो थोड़ा सा हल्का भूरा भूरा गंदी टाइप का दिख रहा है, ये है आपका बड़ी आंत। कौन सा आंत है बउआ? बड़ी आंत है। और ये जो है आपका, ये है यकृत। क्या है ये है आपका यकृत। क्या है बउआ? यकृत। ये क्या है? ये है आपका स्टोमक, बोले तो अमाशय। क्या है? अमाशय, ठीक है। अभी हम लोग बहुत ही बारीकी से देखेंगे और बहुत मज़ा आएगा अभी देखने में, ठीक है। और ये है आपका हृदय। हृदय के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। और ये क्या है आपका? ये है छोटी आंत। ये है आपका छोटी आंत, इसी को क्षुद्रांत भी कहते हैं, छोटी आंत, ठीक है। इसी को कहते हैं छोटी आंत या क्षुद्रांत। और ये जो कुछ संरचना दिख रहा होगा, ये इसको कहते हैं बड़ी आंत या बृहदांत्र भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बड़ी आंत।
दिख रहा होगा। तो पाचन तंत्र क्या होता है? मुख से लेकर के और मल द्वार तक फैली एक पाइप नुमा एक संरचना होती है, उसी को हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। समझ रहे हैं? अब भोजन का जो पाचन होता है, हम इंसान जो भोजन करते हैं उसका कई चरणों में भोजन का पाचन होता है। ऐसा नहीं कि मुंह में डाले, मुंह में खाना पच गया उसके बाद डायरेक्ट पेट में चला गया, ऐसा नहीं होता है। मुंह में डालते हैं तो मुंह में जाने के बाद मुंह से ही भोजन का धीरे धीरे पचना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद आमाशय में जाता है। आमाशय में बहुत सारी क्रियाएं होती है, अभी हम लोग देखेंगे और एकदम इतना अच्छा टॉपिक अभी बताएंगे आप लोगों को। समझ रहे ना? तो चलिए हम लोग एक एक करके भी जानेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं पाचन तंत्र क्या होता है। तो यहाँ आपको लिखा हुआ है, ये भी आप नोट कर लेंगे। मुंह से गुदा तक, गुदा का मतलब क्या होता है बुआ? मल द्वार, जहाँ से हम लोग गंदा बाहर निकालते हैं। मुंह से गुदा तक फैले हुए उन सभी अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसे जठरांत्र पथ भी कहा जाता है। पाचन तंत्र के जरिए भोजन को तोड़ा जाता है। किसके जरिए? पाचन तंत्र के जरिए। इसी के वजह से तो भोजन टूटता है। भोजन मुंह से टूटना शुरू होता है और उसके बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत पूरी तरह से टूटता है, और टूटने के बाद जो पोषक तत्व होता है वो शरीर में लग जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ, जो विभिन्न चरणों में हुआ, इसी सब को तो हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है? पोषक तत्वों में बदल जाता है और शरीर से अपचयनीय भाग निकाल दिए जाते हैं। अपचयनीय का मतलब होता है जो नहीं पचता है। ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा, अभी तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, अभी आपको हम दिखाते हैं। ठीक है? चलिए, ये कुछ आपको दिख रहा होगा। अब ये है मनुष्य का आहार नाल। ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर तो हर एग्जाम में पूछ ही लेता है। यहाँ से 5 नंबर ही नहीं, समझिए कि यहाँ से 10 नंबर यहाँ से आता है। एक टॉपिक से 10 नंबर, 2-3 को तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाता है। समझ रहे ना? एक आध को 2 नंबरी आ जाता है और एक आध को 5 नंबरी, ये खुद बन जाता है। एक टॉपिक क्लियर कीजिएगा तो 5 नंबर। तो चलिए हम लोग इसको बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। आहार नाल का मतलब हो गया कि मुंह से लेकर के और उसके बाद यहाँ मल द्वार तक की जो संरचना है, इसको हम लोग बोलेंगे आहार नाल। समझ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। अब बात यह है कि जो भोजन हम लोगों ने कहाँ रखा? भोजन हम लोगों ने पहले कहाँ लिया? भोजन हम लोगों ने पहले लिया मुँह में। कहाँ लिया बुआ? मुँह में। ठीक है? भोजन कहाँ लिया? मुंह में। अब मुंह में जो होता है कई तरह के संरचना होते हैं और वहाँ से कई सवाल उठते हैं। ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले मुंह के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो हमारा आइसोफेगस से ऊपर वाला, जो ये आइसोफेगस है, इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मुंह में जो दांत होता है, दांत का क्या काम होता है? आप भी जानते हैं, दांत का मुख्य काम होता है भोजन को चबाना। दांत का क्या काम होता है बुआ? भोजन को चबाना। समझ रहे ना? दांत का काम होता है भोजन को चबाना, भोजन को तोड़ना। अब दांत जो होता है वो 4 तरह के दांत होते हैं। एक होता है हमारा कतरनक, ये जो दिख रहा है ना, ये आगे वाला भाग, जिसे हम लोग सेब खाते हैं। सेब को कतरते हैं कि भेदते हैं? सेब को कतरते हैं। तो उसीलिए जिस दांत से सेब को काटते हैं ना, उसको कहेंगे कतरनक। समझ रहे हैं? गन्ना को कतरते हैं कि भेदते हैं? गन्ना को भेदते हैं। तो गन्ना को कौन सा दांत से भेजते हैं? कोना वाला से भेजते हैं, इसीलिए इसको कहेंगे भेदक। और उसके बाद जो चबाते हैं ना, चबाने वाला 2 दांत होता है, एक अग्र चौवर्णक, एक चौवर्णक होता है। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है? दांत के बारे में अगर एक और बात करें तो दांत जो होता है ना बउआ, जो डेंटाइन होता है, डेंटाइन के ऊपर में एक परत होता है जिसको इनामेल का परत कहा जाता है। किसका परत कहा जाता है? इनामेल का परत कहा जाता है। दांत के ऊपर में जो परत होता है उसको क्या कहा जाता है? इनामेल का परत। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि चॉकलेट खाते हैं, बच्चे लोग को देखिएगा अक्सर दांत दर्द करता है। सियान को कम करता है, बच्चे लोग को ज़्यादा दांत दर्द करता है। समझ रहे ना? क्यों दांत दर्द करता है बच्चे लोगों को? अब वो लोग हुआ ठहरा बच्चा, वो लोग क्या करेगा कि रात रात को कहेगा मम्मी चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। अब चॉकलेट खा लेगा और चॉकलेट खाने के बाद वैसे जाके सो जाएगा। चॉकलेट खाने के बाद जो चॉकलेट में शक्कर होता है ना बउआ, शक्कर के ऊपर में बैक्टीरिया जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? बैक्टीरिया। और शक्कर से मिल करके अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के बाद दांत के ऊपर में जो ऊपर वाला जो उजला परत है, उस इनामेल का परत, उस इनामेल का काम होता है दांत को सुरक्षा करना। समझ रहे हैं?
वो एक कवच का काम करता है। और जब वो जो चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट में जो शक्कर होता है, चीनी वाला जो पार्ट होता है, उस पर बैक्टीरिया बैठ करके उस पर क्या करता है, विक्रिया करता है। विक्रिया करने के बाद इनामेल के परत को नष्ट कर देता है। और जब इनामेल नष्ट होगा तो स्वाभाविक बात है कि दांत दर्द करेगा, दांत कनकनाएगा। इसीलिए जब भी आप चॉकलेट खाइए, कोई भी मीठा चीज़ खाइए, तो जा करके पानी जरूर पीजिए या कुल्ला जरूर कीजिए। समझ रहे ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो थोड़ा सा अगर कह रहे हैं तो मैं लिख भी दूं। हालांकि आपको यहाँ दिख रहा होगा मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य का आहार नाल एक लंबी नलीनुमा संरचना है जो भोजन को पचाने और शरीर में पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है। यह मुंह से शुरू होकर गुदा तक जाती है। मतलब मुंह से शुरू हुआ, कहाँ गया, गुदा तक। ये देख रहे हैं, कहाँ गया, गुदा तक। ठीक है, कहाँ गया, गुदा तक। शुरू कहाँ हुआ, मुख गुहा से। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी पूरी संरचना है, इस पूरी संरचना को कहेंगे आहार नाल। ठीक है, अब कई बहुत सारी संरचना है, सबको हम अलग अलग हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको दांत क्यों दर्द करता है समझ में आ गया होगा। दांत दर्द करता हुआ इनामेल का परत क्षति होने से। ठीक है, दांत दर्द करता इनामेल, इनामेल के क्षतिग्रस्त होने से, क्षतिग्रस्त होने से दांत में दर्द होता है, दांत में दर्द उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बात आप एक लाइन में नोट कर लेंगे, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि अब चॉकलेट खाएंगे तो कुल्ला जरूर करेंगे और नहीं तो ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाएंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा दांत के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रंथि के बारे में। आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा मुंह के अंदर में ही ग्रंथि होता है। क्या होता है, लाड़ ग्रंथि होता है। शायद आपको दिख रहा होगा, क्या है बुआ, लाड़ ग्रंथि है। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्या है, लाड़ ग्रंथि है। अब जो लार ग्रंथि है ना बुआ, इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां निकलती है। लार ग्रंथि से 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है। ठीक है, कितनी, 3 जोड़ी। एक को हम लोग कहते हैं बुआ पैरोटिड ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पैरोटिड। एक को हम लोग कहते हैं सबलिंगुअल। क्या कहते हैं, सबलिंगुअल। और एक को कहते हैं सबमैंडिबुलर। ठीक है, सबमैंडिबुलर। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है। कहाँ से, वो जो हमारे मुख के अंदर में, जो यहाँ पर कान के पास में जो एक लार ग्रंथि होती है, यहाँ से ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है। इसे आप याद रख लेंगे और नोट भी कर लेंगे। कौन कौन सा, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ठीक है, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है। अब ये लार ग्रंथि का काम क्या होता है, लार ग्रंथि का काम होता है भोजन को गीला करना। क्या काम होता है बुआ, भोजन को गीला करना। जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग मकई का रोटी या बिस्कुट खाते हैं तो बिस्कुट गीला होता है कि सूखा होता है, सूखा होता है। तो वो मुंह में जाने के बाद गीला कैसे होता है, गीला होता है इसी लार ग्रंथि की वजह से। किसकी वजह से, लार ग्रंथि की वजह से। जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद, मतलब मुख, जब भोजन, दांत का काम होता है भोजन को तोड़ना, जब भोजन टूट जाता है तब ये लार ग्रंथि निकलता है और ये लार क्या करता है, भोजन को गीला करता है। जब गीला होता है तो उसकी वजह से भोजन को निकलना आसान होता है। तो ये आपने 2 चीज़ देख लिया, दांत के बारे में, लार ग्रंथि के बारे में। अब जब भोजन गीला हो जाता है भाई साहब, तो भोजन गीला होता है तो यहाँ पर 2 द्वार होता है। एक होता है ग्रहणी, क्या होता है, सॉरी, एक होता है ग्रसनी और एक होता है आपको निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। क्या होता है, निगल द्वार और कंठ द्वार। यहाँ पे 2 द्वार होता है। ठीक है, मैं दोनों द्वार का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए, 2 द्वार होता है। एक होता है आपका जो नाक की तरफ जाता है। कहाँ जाता है बुआ, नाक की तरफ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंठ द्वार। क्या बोलते हैं, कंठ द्वार। ठीक है, आज जो नीचे पेट के तरफ उतरता है इसको बोलते हैं निगल द्वार। क्या बोलते हैं, निगल द्वार। ठीक है,
समझ में आ रहा होगा। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो होता है ना, जहाँ पर ये दोनों द्वार जहाँ पर ज्वाइंट होता है, जहाँ पर दोनों द्वार ज्वाइंट होता है, जैसे कि एक ये है, एक ये, अरे यार चल क्यों नहीं रहा है, कुछ है क्या, ओ सॉरी ब्लैक लिए हुए, एक ये है और एक ये है, और यहाँ पर से मान लेते हैं, चलिए एक ये है, आ जाओ, और एक ये, और इस तरह से ये और ये, ठीक है। ये दो द्वार हैं, तो एक द्वार जो जा रहा है ना, ये द्वार ये जा करके मुंह में जा रहा है, मुख में खुल रहा है, और एक द्वार जो जा रहा है ये नाक में खुल रहा है। तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद ये मुख में से कहाँ जाता है, नीचे उतरता है, इस द्वार में उतरता है, इस रास्ते में उतरता है, समझ रहे हैं, इस रास्ते में उतरता है। भोजन जो है ये यहाँ उतरता है, इस रास्ते में। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं और कभी कभी बोलने लगते हैं या छींक देते हैं, तो भोजन देखे हुए है कि नाक दने निकल जाता है या पानी नाक दने निकल जाता है, तो ये द्वार दने पानी घुस जाता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो होता है ना भाई साहब, यहाँ पर एक चिप्पी होता है, एक चिप्पी होता है, इसी को कहा जाता है एपीग्लोटिस की चिप्पी। क्या कहा जाता है, एपीग्लोटिस की चिप्पी, ध्यान रखिएगा, एपीग्लोटिस, क्या नाम है, एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस का क्या काम होता है बउआ, एपीग्लोटिस का क्या काम होता है, ये एपीग्लोटिस जब हम लोग भोजन को निगलते हैं, तो ये एपीग्लोटिस की चिप्पी क्या करता है, ई वाला नाक वाला जो द्वार है उसको बंद कर देता है, समझ रहे ना। जब ये भोजन खाए निगले, अब ये जो नीचे उतरता है तो इसके नाक दने ना निकल जाए, इसलिए वहाँ पर एक चिप्पी लगा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपीग्लोटिस की चिप्पी, और ये इस कंठ द्वार को बंद कर देता है, समझ रहे। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं, कोई भी इंसान जब भोजन करे तो भोजन करने वक्त इंसान को बोलना नहीं चाहिए, भोजन करने वक्त इंसान को हंसना नहीं चाहिए, समझ रहे ना। ये कभी कभी खतरा हो जाता है। अब खतरा कैसे होता है, जब आप भोजन निगलते हैं उसके बाद किसी से बातें करते हैं, तो बातें करते समय क्या होता है कि वो जो चिप्पी है ना वो बंद नहीं हो पाता, खुला ही रह जाता है। जब खुला रह जाता है भोजन को जाना चाहिए नीचे, भोजन पहुँच जाता है ऊपर, और जिस दिन भोजन अगर मगज पर पहुँच गया तो समझिए इंसान का जान भी जा सकता है, काफ़ी खतरा भी हो सकता है, समझ रहे ना। इसलिए भोजन करने के वक्त इंसान को बोलना नहीं चाहिए, आराम से चुपचाप खा लेना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब भोजन जो है यहाँ से उतरेगा नीचे ग्रसनी में, कहाँ से उतरेगा, ग्रसनी में, और ग्रसनी से नीचे उतरेगा आइसोफोगस में। ग्रसनी क्या, वहाँ से कहाँ निकलेगा, आइसोफोगस ग्रास नली में। कहाँ निकलेगा, ग्रास नली में। ये ग्रास नली जो है ना, ये जो पाइप दिख रहा है बुआ, ये जो पाइप दिख रहा है इसी को कहा जाता है ग्रास नली। क्या कहा जाता है, ग्रास नली या आइसोफोगस। क्या कहा जाता है, आइसोफोगस। आइसोफोगस में कर्मा कुंचन होता है, इस तरह से कर्मा कुंचन होता है। कर्मा कुंचन की वजह से भोजन जो है इस कंठ के माध्यम से, आइसोफोगस के माध्यम से नीचे उतरता है, और नीचे उतरने के बाद कहाँ जाता है, एस्टोमक में। कहाँ आता है बुआ, एस्टोमक में आता है, ठीक है, एस्टोमक में आता है। जब एस्टोमक में जाता है भोजन, तो एस्टोमक में भी क्या होता है, एस्टोमक में ये तीन तरह की कोशिकाएं होती है यहाँ पे। एक होता है आपका म्यूकस कोशिका, एक होता है आपका अम्लजन कोशिका। कौन कौन कोशिका होता है बुआ, एक होता है म्यूकस कोशिका, एक होता है अम्लजन कोशिका, और एक होता है जाइमोजिन कोशिका, ठीक है। कौन कौन कोशिका, इसको मिटा दें। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। एपीग्लोटिस की चिप्पी क्या होता है, मिटा देता हूँ, चलिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अमाशय में। अमाशय में जब जाएंगे बुआ, तो अमाशय जो है स्टोमक, जब भोजन यहाँ आता है ना, जब भोजन अमाशय में पहुँचता है तो अमाशय का थोड़ा सा खेल जान लेते हैं, यहाँ क्या क्या खेल बेल होता है। इस पार्ट में जब भोजन यहाँ पहुँचता है तो इस पार्ट में क्या क्या खेल बेल होता है। तो ये जो अमाशय में दीवार जो होता है ना बुआ, इस दीवार जो होता है, इस दीवार में तीन तरह की कोशिकाएँ होती है। एक होता है म्यूकस कोशिका, एक होता है अम्लजन कोशिका, और एक होता है जाइमोजिन कोशिका। क्या होता है बुआ, जाइमोजिन कोशिका। इसे आप नोट कर लेंगे, जाइमोजिन कोशिका। ये तीनों कोशिका कहाँ होता है बुआ, ये तीनों कोशिका कहाँ होता है, अमाशय में, ये वाला पार्ट में। कहाँ होता है, ये वाला पार्ट में, ठीक है, इस वाला पार्ट में होता है। तीनों कोशिकाओं का सम्मिलित रूप को, तीनों कोशिका जब एक साथ स्राव होता है, इसका जब बहता है, ये तीनों निकलता है अमाशय की दीवार से, जब तीनों कोशिका एक साथ निकलता है तो तीनों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है जठर रस। क्या कहा जाता है, जठर रस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट बना करके, तीनों
कोशिकाओं के सम्मिलित रूप को जठर रस कहते हैं। जठर रस कहते हैं, ठीक है, पल्ले पड़ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये म्यूकस कोशिका का क्या काम होता है और अम्लजन कोशिका का क्या काम होता है, ठीक है। अब होता ये है भाई साहब कि यहाँ से कुछ एंजाइम निकलते हैं, कुछ एंजाइम का स्राव होता है। म्यूकस कोशिका से यहाँ पर एक म्यूकस नामक एंजाइम का स्राव होता है और अम्लजन से HCl का स्राव होता है। इस जो म्यूकस कोशिका, इससे किसी का स्राव होता है? म्यूकस का, या श्लेष्मा भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से निकलता है अम्लजन कोशिका से क्या निकलता है भाई? HCl अम्ल। क्या निकलता है? HCl अम्ल निकलता है। और यहाँ से क्या निकलता है? पेप्सिनोजेन। क्या निकलता है? पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन जो होता है ना भाई, ये निष्क्रिय होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये निष्क्रिय होता है, मतलब ये कोई काम ही नहीं करता है। निष्क्रिय होता है, ये कोई काम ही नहीं करता है। अब ये कोई काम नहीं करेगा तो इसका क्या काम है? अक्सर देखे होइएगा कि गांव घर में का तो कोड़िया होता है तो पीछे से उसका धक्का देने वाला कोई ना कोई होता है, और वो जब आ जाएगा तो वो काम करेगा उसके डर से, समझ रहे हैं ना। सेम उसी तरह यहाँ पे भी होता है। पेप्सिनोजेन को मान लीजिए 1 नंबर कोढ़िया बैल है, कोई काम का नहीं है, लेकिन जैसी HCl अम्ल जैसी आ गया, HCl अम्ल आएगा कि पेप्सिनोजेन को बदल देगा पेप्टोन में। किस में बदल देगा बउआ? किस में बदल देगा? पेप्सिन में बदल देता है। किस में? पेप्सिन में बदल देता है, समझ रहे हैं ना। किस में बदल देता है? पेप्सिन में। अब ये पेप्सिन जो होता है ये सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है, समझ रहे हैं ना। ये पेप्सिन को किस में बदलता है? ये पेप्सिनोजेन को किस में बदल देता है? पेप्सिन में, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ये लीजिए। ये जो पेप्सिनोजेन है ये किस में बदल जाएगा? पेप्सिनोजेन पेप्सिन में, ठीक है, पेप्सिन में बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अमाशय की दीवार से तीन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है म्यूकस, अम्लजन, जाइमोजिन। अब यहाँ से म्यूकस श्लेष्मा का स्राव होता है, अम्लजन से HCl अम्ल जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका स्राव होता है, और यहाँ से पेप्सिनोजेन का स्राव होता है, ठीक है। पेप्सिनोजेन जो होता है वो निष्क्रिय होता है भाई साहब। HCl के प्रभाव में आकर के ये पेप्सिनोजेन बदल जाता है पेप्सिन में। अब ये सक्रिय हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये सक्रिय हो जाता है, ठीक है, सक्रिय हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। इसको मिटा देते हैं और फिर देखते हैं वो पेप्सिन का क्या काम होता है। पेप्सिन का क्या काम होता है थोड़ा सा वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब जो पेप्सिन बना अभी अभी आपने देखा कि हमने पेप्सिन बना है। किससे बना है? पेप्सिनोजेन से। ये भी लिख ही देते हैं, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन किस में बदल गया? पेप्सिन में। किस में बदल गया? पेप्सिन में। किसके कारण? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। ये पेप्सिन क्या करेगा? जो हम लोग दूध पीते हैं ना बउआ, दूध वगैरह पीते हैं, दूध में होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। ये पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन के ऊपर में काम करता है और प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन वगैरह को पचाता है, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। दूध जो होता है दूध को तोड़ता है किस में? प्रोटीन में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? प्रोटीन में तोड़ता है। अब एक बात और बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि जो HCl अम्ल आपने देखा कि HCl अम्ल जो होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो HCl अम्ल जो इतना खतरनाक होता है, जो लोहा को गला देता है, तो आखिर इस दीवार को क्यों नहीं गला पाता है? ये जो छोटी सी तो पेट ही तो है, अमाशय ही तो है, स्किन ही है ना रे बउआ। तो जब लोहा को गला देता है एसिड, तो इसको क्यों नहीं गला पाता है? तो HCl अम्ल के प्रभाव को कम करता है कौन? म्यूकस। तो यहां पे लिख लीजिएगा, HCl अम्ल के प्रभाव को अम्ल के प्रभाव को म्यूकस कम करता है। कौन कम करता है? म्यूकस
ख़त्म करता है, समझ रहे हैं, या कम करता है। अगर म्यूकस नहीं होगा तो HCl अम्ल का इतना ज़्यादा प्रभाव होगा, इसका इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा कि हमारा आमाशय ही गल जाएगा, समझ रहे हैं। प्रकृति ने गजब खेल बनाया है। अब ये HCl अम्ल का काम क्या होता है? HCl अम्ल का काम होता है, एक तो आपने देखा कि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलना, और दूसरा काम जो सबसे बड़ा काम होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में जो बैक्टीरिया वगैरह चला जाता है उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, समझ रहे हैं ना, बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है, ठीक है। किसको? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है। तो हम कहाँ पे लिख दें? चलिए थोड़ा सा एक पेज ले लेते हैं। ये पेज कैसे आ गया? वाइट पेज आ गया। चलिए इसी पेज पे काम कर लेते हैं। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो अमाशय है, ये जो अमाशय है, ये जो अमाशय है, इस अमाशय में HCl का क्या काम होता है? HCl का कार्य, HCl का कार्य, ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे। HCl का कार्य, अमाशय में HCl का कार्य, ऐसे लिखते हैं। अमाशय में HCl का कार्य क्या काम होता है? पहला काम अगर हम लोग बात करें तो पहला काम होता है इसका पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलना। पेप्सिन में बदलना, ये पहला काम, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है? भोजन के साथ या भोजन में मिला बैक्टीरिया को ख़त्म करना। भोजन में शामिल कीटाणुओं को मारना। ये दो काम होता है किसका? HCl अम्ल का, समझ रहे ना। मतलब HCl अम्ल हमारे शरीर के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद होता है ये आप सोच सकते हैं। और HCl अम्ल खराब मतलब नुकसानदेह भी हो सकता है, लेकिन HCl अम्ल को रोकता कौन है? म्यूकस। कौन रोकता है? म्यूकस रोकता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें। चलिए उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए वो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या होता है कि कभी कभी अमाशय में HCl अम्ल जो होता है उसका काफ़ी ज़्यादा स्राव हो जाता है। क्या होता है? अमाशय में HCl अम्ल का अधिक स्राव होता है। चलिए फिर से लिखते हैं। कभी कभी अमाशय में HCl अम्ल का अधिक स्राव होने लगता है, ठीक है। अधिक स्राव होने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है?
जिसके वजह से क्या होता है कि अमाशय की दीवार में घाव हो जाता है, ठीक है, जिससे अमाशय में एक घाव हो जाता है, अमाशय में एक घाव होता है, घाव होता है जिसे अल्सर नाम से जाना जाता है। क्या चीज़ से? अल्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्सर। कौन सा घाव होता है अमाशय में? अल्सर, जिसे अल्सर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है बुआ? अल्सर कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे नोट कर लेंगे। अल्सर कहाँ होता है? अमाशय में होता है। कहाँ होता है? अमाशय में। किस लिए होता है? HCl के अधिक बढ़ जाने के कारण अमाशय की दीवार में एक घाव होता है, जिसको क्या कहा जाता है? अल्सर कहा जाता है, ठीक है। इसी अमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है। क्या होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। इसको मिटा दे बउआ। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ओके। इसी अमाशय में क्या होता है बउआ? इसी अमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज का स्राव होता है। किसका? गैस्ट्रिक लाइपेज का, जो क्या करता है? वसा को पचाता है, का स्राव होता है। जो क्या करता है बउआ? वसा बोले तो जो फैट होता है, ठीक है ना, वसा को पचाता है, ठीक है बुआ रे। ऐसे लिख लीजिएगा, शॉर्टकट में याद रखना हो तो। गैस्ट्रिक लाइपेज ये तरीका है याद रखने के लिए, एक पॉइंट बना लीजिएगा। गैस्ट्रिक लाइपेज और पचाता है किसको? वसा को, ठीक है। वसा को क्या करता है? पचाता है। ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है, वसा को, ठीक है बुआ। चलिए मिटा दें। और दूध को कौन तोड़ता है? पेप्सिन। कौन तोड़ता है? पेप्सिन तोड़ता है। अल्सर नामक घाव किसके कारण होता है? HCl अम्ल के बढ़ जाने के कारण अल्सर नामक घाव होता है। अल्सर नामक घाव कहाँ होता है बउआ? अमाशय में होता है। कहाँ होता है? अमाशय में। अब इतना चरण से गुजरता है तब जाकर के भोजन कहाँ पहुँचता है बुआ? छोटी आंत में। कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में। अब छोटी आंत भी जो होता है, जो क्षुद्रांत होता है बुआ, अगर हम क्षुद्रांत की बात करें, छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक से नहीं दिख रहा है, चलिए, छोटी आंत, इसकी लंबाई कितनी होती है बउआ? पूरे आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। कितना? 8 से 10 मीटर, जिसमें से मात्र छोटी आंत की लंबाई होता है 6 मीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है छोटी आंत की? इसकी लंबाई 6 मीटर होती है, ठीक है, 6 मीटर होती है, ठीक है बुआ। और मोटाई कितनी होती है? मोटाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, इसकी छोटी आंत की। अब छोटी आंत जो होता है ये 3 भागों में बटा होता है। एक होता है ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। कौन कौन सा होता है बउआ? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। मिटा दे इसको। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए मिटा देता हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं छोटी आंत जो है वो 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है हमारा ग्रहणी। क्या होता है? ग्रहणी। दूसरा क्या होता है? जेजुनम। क्या होता है? जेजुनम, ठीक है।
और एक होता है इलियम। क्या होता है? इलियम। ठीक है बउआ। भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है यही होता है इलियम में। ठीक है, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है बउआ? इलियम में होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन यानी पूरी तरह से भोजन कहाँ जाके पचता है? छोटी आंत के इलियम में जाकर के पचता है। ठीक है, छोटी आंत के इलियम में जाकर के पचता है। और जब यहाँ भोजन पच जाता है तो जो अवशोषक पदार्थ होते हैं उसे अवशोषित कर लिया जाता है, और जो अपचित पदार्थ होता है इसे फिर से बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। कहाँ? बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत का कुछ आरोही क्रम है, यानी बढ़ता हुआ भाग। ठीक है, बड़ी आंत में जब ये जाता है ना, तो चलिए बड़ी आंत के बारे में भी थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, ये छोटी आंत को आपने देख लिया। चलिए, छोटी आंत की लंबाई कितनी? 6 मीटर। मोटाई कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरे आहार नाल की लंबाई कितनी? 8 से 6 मीटर। ठीक है बउआ। चलिए, अब छोटी आंत में जब भोजन का पाचन हो जाता है तो जो अपचा भोजन होता है, जो नहीं पचता है, उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? बड़ी आंत में। ठीक है, अब बड़ी आंत का काम क्या होता है? बड़ी आंत का काम क्या होता है? बड़ी आंत का काम क्या होता है? तो इसका जो काम होता है बउआ, इसका काम होता है जो अपचा भोजन होता है, अपचे भोजन में, अपचे भोजन से जल की मात्रा को अवशोषित करना। जल की मात्रा को अवशोषित करना। ठीक है, मतलब जो भी हमारा गंदगी वगैरह होता है उसमें भी जो पानी की मात्रा होता है उसे अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए देखे होइएगा कि जब किसी का पेट खराब होता है बउआ, ठीक है ना, जब किसी का पेट खराब होता है तो ये जो बड़ी आंत है ना, इसमें जो अपचा भोजन है, इसमें जो पानी की मात्रा है, ये अवशोषित कर ही नहीं पाता है। आज जो भी पानी होता है ना, वो भी पानी पूरे गंदगी से बाहर निकल जाता है। समझ रहे ना, पूरे पतला पतला पैखाना होता है, मतलब उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, जल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जिसका पेट खराब होता है, मतलब समझ जाइए कि बड़ी का जो बड़का आंत है ना, जो देख रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं, यदि काम करता तो इसमें जो बड़का आंत है वो क्या करता कि जो अपशिष्ट अपचा भोजन है उसमें पानी की मात्रा को सोख लेता, तो आपका पतला पैखाना होबे नहीं करता। समझ रहे, समझ में आ गया होगा। इस तरह से भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ये हुआ हमारा आहार नाल का पूरा क्रिया। समझ में आ गया होगा। चलिए, और ये वही चीज़ है जो लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। आहार नाल के प्रमुख अंग जैसे कि पहला है आपका मुंह, वकल कैविटी, या फिर बोल सकते हैं ओरल कैविटी। तो इसका क्या काम है मैंने बता दिया, यहाँ लिखा भी हुआ है। मुंह का काम होता है भोजन ग्रहण करने का पहला स्थान, जहाँ दांत और जीभ भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसके बाद आता है ग्रास नली। ग्रास नली क्या होता है? मुंह से भोजन को निगलने में मदद करती है। उसके बाद आता है भोजन नली, ऐसोफोगस, ये वाला पार्ट ऐसोफोगस। ऐसोफोगस तो ऐसोफोगस क्या करता है? ग्रास नली से भोजन को पेट तक पहुँचाता है। पेट बोले तो एस्टोमक, पेट बोले तो एस्टोमक तक पहुँचाता है। ठीक है, उसके बाद आमाशय। आमाशय भोजन को कुछ समय के लिए संग्रहित करता है, मतलब वहाँ पर रोकता है भोजन को, और वहाँ पर कई काम होता है आमाशय में। जैसा कि मैंने बताया, आमाशय में 3 तरह की कोशिका होता है, म्यूकस कोशिका, अम्लजन कोशिका, उसका होता है जैमोजिन कोशिका। वहाँ पर आपको श्लेष्मा निकलता है, HCl अम्ल निकलता है, उसके बाद आपको पेप्सिनोजेन निकलता है। समझ रहे ना, वहीं पर जाकर के HCl अम्ल का काम मैंने बताया कि उसका काम होता है आपको पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलना, कीटाणु को मारना। म्यूकस का काम होता है HCl अम्ल के प्रभाव को कम करना। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं आमाशय में। ठीक है, उसके बाद है आपका छोटी आंत। तो छोटी आंत यहाँ देख रहे हैं, छोटी आंत भोजन के अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। उसके बाद है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करता है? पानी और कुछ अवशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करती है, वो मैंने समझा दिया है। फिर आता है मलाशय। मलाशय क्या करता है? जहाँ से हम गंदगी निकालते हैं, अवशिष्ट पदार्थों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। और गुदा, गुदा अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, जहाँ गंदगी जमा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मलाशय। जहाँ से गंदगी निकलता है उसको बोलते हैं गुदा। ठीक है, ये पूरा काम था। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा बुआ। ठीक है, और एक चीज़ था, जीभ के ऊपर में एक छोटी छोटी दानेदार रचना होता है जिसको हम लोग स्वाद कलियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं?
छोटी छोटी दानेदार रस ना होता है, जिसकी वजह से हमें स्वाद पता चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलियाँ कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। तो वो क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और एक बात और, हाँ, क्लास को अगर आप देखिए इतने अच्छे से अगर मैंने पढ़ाया है और आपको अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को कहीं और बच्चे के पास शेयर कीजिए, जो आपका क्लासमेट है, जो आपका स्कूल का दोस्त है, जो आपका अगल बगल का दोस्त है, उसको शेयर कर दीजिएगा। तब जा करके हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए इससे भी ज़्यादा फ्री में क्लास लाया करेंगे। और कमेंट करके जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो कमेंट जरूर करना, तब तो मुझे पता चले कि इतने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लास को खत्म करते हैं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।